अब हम पाते हैं अपनी कहानी। अच्छा माजिद भाई, ये जो अब होता है ना कि जिस वक्त बहुत प्यार हो जाता है किसी के साथ तो फिर ये ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। हमने आपको फ्राइडे को बताया था कि कुछ जो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं उनमें से कुछ कंट्रीज़ जो हैं उनके तैयारे जो हैं वो ज़रा चाइना की वो जो है वहाँ पे एयर स्पेस के पास, नॉट रियली इनसाइड लेकिन उसके पास जो है वो कर रहे हैं और बड़ा उन्होंने बुरा मनाया है कि चाइना के एकदम तैयारे आ जाते हैं और हमको एकदम से जो है मुड़ना पड़ता है तो कोलिजन्स हो सकते हैं, वो हो सकता है। अच्छा जी, आज जो है ये खबर जब आई थी तो जाहिर है ट्रूडो साहब ने बड़ा रिएक्शन दिखाया। ट्रूडो साहब ने कहा कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है जो कुछ चाइना कर रहा है। तो अब भाई आप चाइना के खिलाफ बोलेंगे तो चाइना तो चुप नहीं बैठेगा। तो आज जो है चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जाओ लीजियन उन्होंने कहा है जी कि जो कुछ कनाडा कर रहा है ये इंतहाई से ज्यादा प्रोवोकेशन हम इसको समझते हैं, क्योंकि आप कहते हैं जी कि हम अंडर यूनाइटेड नेशंस लॉ जो है वो हवा के अंदर और सी के अंदर और वो जहाँ पे के जो इंटरनेशनल वाटर्स या इंटरनेशनल एयर या इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनको कंसिडर किया जाता है, तो वो कहते हैं जी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो यूनाइटेड नेशंस आपको कह रही है तो आप जो है मिलिट्री सर्वेलेंस इस नाम पे कि जी हम जो है नज़र रखे हुए किसी और के ऊपर, तो आप दूसरे कंट्री की जो है एयर स्पेस को वायलेट करें और आप जो है हैरेस कर रहे हैं हमारे पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स को। तो क्योंकि कनाडा ने कहा था लास्ट वीक कि चाइना जो है हमारे एयरक्राफ्ट्स को हैरेस कर रहा है, वो कह रहे हैं नहीं आप कर रहे हैं। और जब जब हमारी एयर स्पेस के पास से कोई गुजरेगा हम डेफिनेटली अपने तैयारे जो हैं उड़ाएंगे देखने के लिए कि कोई हमारे एयर स्पेस में एंटर होने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो मतलब है ये दोनों तरफ से जो हैं अब एक्यूजेशंस हैं और अब इसमें पता नहीं है कि क्या बात है, लेकिन जाहिर है कि ये इन्होंने इसलिए जो है ये इन कुछ कंट्रीज़ ने ये जो नेटो के जो एलाइज हैं इन्होंने उड़ाए थे। ये कहते थे कि नॉर्थ कोरिया जो है अपना बहुत ज़्यादा असर वहाँ पे पड़ता चला जा रहा है और हमने चूँकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं और वो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी कर रहा है सारे एक्सपेरिमेंट्स और दूसरे भी, तो हम उसको बताना चाहते हैं कि वी आर हियर इन द रीजन, तो तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तो चाइना ने कहा जी कि आप दूसरे को कहने के लिए यूनाइटेड नेशंस का नाम लेके हमारी आप जो है इलाके के अंदर मतलब नज़र नहीं आने चाहिए। तो ये काफ़ी जो है यहाँ पे रिएक्शन आया। दोनों ने एक दूसरे पर उंगलियां उठाई हैं। हाँ, दोनों ने एक दूसरे पे उंगलियां उठाई हैं। अच्छा जी, ये माजिद भाई ने आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताई हैं कि वीकेंड के ऊपर हमारे जो ट्रूडो साहब हैं और भी बहुत सारे डिग्नेटरीज, ये जो अफसल फैमिली है, ये जो लंदन में जिनका 1 साल पहले जिनको के पूरी फैमिली को एक फनेटिक जो है उसने आके ट्रक मारा था, जबकि ये लोग फैमिली उसके ऊपर इवनिंग वॉक पे थे। इसमें थे सलमान अफजल 46 ईयर्स उनकी एज थी, उनकी वाइफ मदीहा सलमान 44, डॉक्टर यमुना जो कि 15 साल की थी, ग्रैंड मदर तलत अफसर 74 ईयर्स की थी। तो वो ट्रक ने जब मारा तो उनकी डेथ हो गई। उनका जो एक बच्चा था 9 साल का वो सर्वाइव कर गया था। तो उसके ऊपर फिर से एक दफ़ा कम्युनिटी ने और सब ने कहा है कि ये जो रेसिज्म और इस्लामोफोबिया इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ट्रूडो साहब ने एक दफ़ा से फिर बड़े अफसोस का वाक़या जो है यहाँ पे इसको दोहराया और उसको मौन किया और उसने कहा कि इस तरह के जो हेट्रेड और जो टेररिज्म है, क्योंकि उसको उस वक्त टेररिज्म कहा गया था उस वाक़े को, तो इसकी कोई जगह नहीं है हमारे उसमें। ये जो इवेंट हो रहा था, ये जो यमुना वो जो बच्ची थी वो जिस हाई स्कूल में पढ़ती थी उसके जो है फुटबॉल ग्राउंड के अंदर हो रहा था और जो है वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि हम पूरे स्टेप्स ले रहे हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। बल्कि आज like on Monday the Canadian government has announced, बल्कि जो अहमद हुसन साहब जो हैं उन्होंने भी अनाउंस किया है कि हम एक स्पेशल एक चेयर या कि एक कुछ जो हैं वैकेंसीज क्रिएट कर रहे हैं टू फिल अप फॉर दोज रिप्रेजेंटेटिव्स जो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट कनाडा में काम कर सकते हैं। तो वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। तो वो जनाब वो ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे ओंटारियो के प्रीमियर हैं डकफोर्ड साहब, उन्होंने भी आज बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा जी कि ये चीज़ें जो हैं ये अगेंस्ट हैं कनेडियन वैल्यूज़ और ये बिल्कुल जो हैं ये अफजल फैमिली जो है उनकी हम उनको ऑनर करते हैं, वो हमारी मेमोरी में है। और मुसलमान जो हैं उनका एक उस मुस्लिम कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर एक हिस्सा है और ये रेसिज्म और हेट्रेड जो है इसको हम बिल्कुल इस अपने स्पेशली सूबे में ओंटारियो के अंदर कोई जगह नहीं लेने देंगे। और उन्होंने कहा कि ये
ये वो सूबा है जहाँ पे, इनफैक्ट उन्होंने कंट्री का ही कहा कि ये वो कंट्री है कि जहाँ पे हर कोई अपने फेथ के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजार सकता है। तो सब ने जो है लीडर्स ने बड़ा कंडेम किया और अफसोस का भी इजहार किया। मेन स्ट्रीट जो रिसर्च है जी उसका फिर एक आज आ गया। आपको पता ही, हमने बताया था थोड़े दिन पहले, स्टैट्स कनाडा की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत सारे कनेडियंस जो हैं अब उनके पास फिर से पैसे नहीं है कि वो अपना फूड खरीद सकें बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। नैनोज का जो ये अब आज, सॉरी, मेन स्ट्रीट का जो आज ये आई है रिसर्च आई है, इसमें उन्होंने कहा जी कि राइजिंग कॉस्ट और जो ये है इन्फ्लेशन, उसकी वजह से जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक फूड है लाइक पास्ता एंड ब्रेड एंड मीट, उसकी प्राइस इतनी ऊपर चली गई है कि जो फूड बैंक्स ऑफ कनाडा हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर आ गया है। वो कहते हैं ज़्यादातर इसमें वो लोग हैं जिनकी के जो सैलरी है $50,000 से कम है पर ईयर, और 1 in 5 आर रिपोर्टिंग हंगर। और ये जो उन्होंने सर्वे किया था तकरीबन 4,000 से ज़्यादा एडल्ट्स का किया था बिटवीन फरवरी 25 एंड मार्च 2, और वो कह रहे हैं कि बिटवीन मार्च 2020 और 2022 के बीच में ये सब जो है लोगों ने कहा कि हमारी ये हालत हो गई थी। ये टेलीफोनिक एक इंटरव्यू था जो इन लोगों से किया गया था, और उन्होंने कहा जी कि दिस इज़ जो फूड बैंक्स हैं वो कह रहे हैं कि दिस इज़, ये जो हंगर बहुत बढ़ गई है, दिस इज़ 41 ईयर हाई जो हमारी हिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा, कभी ऐसे नहीं हुआ था। स्टैट्स कनाडा की जो हमने आपको खबर बताई थी उसमें यह कहा गया था कि 9.7% जो लोग हैं वो कह रहे थे अप्रैल के महीने में कि फूड प्राइसेस उनके लिए जो हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं मेंटेन करनी, और ये दिस वाज द लार्जेस्ट इंक्रीज फ्रॉम सितंबर 1981। तो बस उसके फिर कॉन्टेक्स्ट में वो अब आती जा रही हैं, और फूड बैंक ऑफ कनाडा अब कह रहे हैं कि जी अब हमारे पास लोगों को as the price of gasoline and the petroleum is going up and up and up, वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को। ग्रोसरीज वगैरह, बहुत सारी ग्रोसरीज वगैरह जो है वो आती है अमेरिका से, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं वो ईस्टर्न कनाडा से आती हैं। तो वहाँ से जब लोड करके लेके आते हैं तो दैट्स डायरेक्टली इफेक्ट्स the price of all the goods. Yes, that's right, ऐसे है। अच्छा जनाब, वीकेंड के ऊपर ये जो 2869 बैटलफोर्ड रोड मिसिसागा जो है वहाँ पे एक 3 स्टोरी कॉम्प्लेक्स था टाउन होम्स का, वहाँ पे आग लग गई थी। Very sad. और यस, वेरी वेरी सैड। हाँ जी, तो बहुत सारे लोग, अल्लाह का शुक्र है कोई इसके अंदर जख्मी तो नहीं हुआ है, हर्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो फायर फाइटर्स थे वो इसको बुझाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि तकरीबन 36 यूनिट्स जो हैं वो चूँकि अफेक्ट हुए हैं, तो बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, और उनको अब कहा गया है कि मेडोवेल कम्युनिटी सेंटर जो है वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे आप मेडिसिन, फूड, उसकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ये चूँकि अब इसका छत भी जल गया है बहुत बुरे तरीके से, और भी जो एटिक के एरियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हैं, तो अब पता नहीं ये कब तक फिक्स होएंगे और कब तक बेचारे ये लोग जो हैं वापस जा सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भी कोई मतलब है इतना कोई आउटस्टैंडिंग ये वो नहीं है ना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ज़रा थोड़ा सा वो है, तो हर्ट किया इसने काफ़ी जो है वो रेजिडेंट्स को, क्योंकि अब जाहिर है हर किसी के पास जगह तो नहीं है अल्टरनेटिव कहीं पे भी जाने की। अच्छा जी, गैस की प्राइसेस 216 तो यहाँ पे चल रही है ना माजिद भाई, वैंकूवर के अंदर जी दे हैव टच 236.9। ये देखें जनाब, ये गैस की प्राइस 236.9 सेंट्स पर लीटर जो है वहाँ पे पहुँच गई है, और वो कह रहा है जी कि पहले जो था ये 233.9 सेंट हुआ था पर लीटर, तो हम समझ रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ वैंकूवर, लेकिन अब गैसबडी.com ने कहा है कि जो ग्रेटर वैंकूवर की प्राइसेस हैं वो इसको टच कर रही हैं, और जो हैं ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो है ऊपर जा सकती हैं। कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि प्राइस डाउन जाएगी, जी, बल्कि अप एंड अप, सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर है जी, ये ऊपर जाएगा। ये कुछ या तो पेंडेमिक का असर है या तो कोई और वैसे ही असर है, महंगाई का असर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो किलिंग्स एंड शूटिंग्स जो हैं इनके बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि ज़ाहिर है इकोनॉमिक्स अगर आपकी अच्छी हैं, आप सेटल्ड हैं लाइफ में, तो फिर आप ये हरकतें नहीं करेंगे, वरना फिर ज़ाहिर है वो मेंटल जो हेल्थ के इशूज़ हैं वो आ जाते हैं। नाइजीरिया के अंदर भी जी जो है क्या हुआ है ओवर द वीकेंड, जो है एक संडे को जो है वो एक वो चल रही थी
वर्शिप चल रही थी चर्च के अंदर, तो वहाँ पे जी एक आदमी ने आके गोलियां चलाई हैं, नाइजीरिया के अंदर भी। और वहाँ पे कैथोलिक चर्च था ये, सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च, और यहाँ पे 50 लोगों की उसने जो है वो डेथ उसकी वजह से हो गई है। और अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक किसी ग्रुप ने नहीं ली है, लेकिन फिर भी जो कह रहे हैं नाइजीरियन पुलिस जो है हंट कर रही है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने आके मारा। वो बेचारे वर्शिपर्स बैठे अंदर वर्शिप कर रहे थे, संडे के दिन जो होता है उसमें आपको पता ही है लोग मस्जिदें को जाते हैं फ्राइडे को, जैसे हम लोग, और ये लोग जो है संडे को जाते हैं, तो वो कर रहे थे और ये जो है इस तरह से हुआ है। बांग्लादेश के अंदर भी काफ़ी अफसोस का वाकया हुआ है। वहाँ पे BM कंटेनर डिपो जो है चिटागोंग के अंदर, उसके अंदर जो है आग लगी है, और इस आग की वजह से जो है तकरीबन 49 लोगों की डेथ हो गई। ये बहुत ही डेवस्टेटिंग आग थी, और इसमें 9 फायर फाइटर्स भी जो है बेचारे अनफॉर्चुनेटली उनकी भी डेथ हो गई है, और 300 जो है ओवर 300 वो इंजर्ड हैं। और कहा जा रहा है कि वो इंजर्ड में से भी बहुत सी की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कहते हैं कि ये बांग्लादेश की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट जो है वो डिज़ास्टर्स ये जो है ये ब्लेज था। इसके अंदर ये डच बांग्लादेश जॉइंट वेंचर एक ये डिपो है, ये सिताकुंडा के अंदर चलाते हैं। तो काफ़ी वैसे तो अदरवाइज़ ये फैसिलिटीज़ इसमें थी, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि ये कैसे आग लगी और ये जो है कैसे ये चीज़ें ख़राब हुई। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो तो मुझे लग रहा है कि जैसे वो दुनिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं, बिकॉज ही इज़ लाइक कमांडिंग। जैसे हुक्म नहीं होता कि सारी दुनिया को हुक्म देने हैं, वो सारी दुनिया को हुक्म देते जा रहे हैं कि तुमने ऐसे नहीं करना और तुमने ऐसे करना है और तुम ऐसा करो। जैसे पिछले दिनों में अमेरिका को कह रहे थे कि तुमको हमको आर्म्स देने ही पड़ेंगे, वो इतना प्रेशर डाला कि उन बेचारों को कहना पड़ा कि अच्छा चलो जी छोटे मोटे दे देते हैं, फुल फ्लैश्ड वो मिसाइल सिस्टम नहीं आपको देते। हर किसी के ऊपर एतराज कर रहे हैं। अब क्या हुआ है कि जी इन्होंने एतराज अब कर लिया जी उसके ऊपर, मैक्रों साहब के ऊपर। फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है मैक्रों, उसने बड़ी सेंसिबल बात की। जो प्रेसिडेंट मैक्रों हैं फ्रांस के, उन्होंने कहा देखें जी हम जो हैं जब भी कभी ये लड़ाई ख़त्म होने के पास होएगी ना, तो हमको अपने डिप्लोमेटिक डोर्स ओपन रखने चाहिए पुतिन के साथ बात करने के लिए। ऐसा ना हो कि हम इतना ज़्यादा उसको दीवार के साथ लगा दें, उसको इतना रशिया को ह्यूमिलिएट कर दें कि फिर हमारा उसके साथ कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाए। अच्छा जी, इसके ऊपर तो ज़ेलेंस्की साहब बड़ा भड़क गए। उन्होंने कहा ये तो इसके अंदर ह्यूमिलिएशन सिर्फ फ्रांस की है, ये पुतिन की ह्यूमिलिएशन नहीं है। और तुम ये कैसे कमेंट्स दे रहे हो, जो इतना बड़ा एग्रेसर है और ये है और जिसने कि इतना ख़राब काम दुनिया के अंदर किया है, और तुम जो है उसको। तो फिर उसने मैक्रों ने फिर कहा कि हम मीडिएशन की तरफ जाना चाहते हैं, हम इस वॉर को बंद कराना चाहते हैं, हम कहते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट बंद होए, क्योंकि जाहिर है इनकी भी इकोनॉमीज हर्ट हो रही है ना माजिद भाई, सारे यूरोप की भी हर्ट हो रही है। तो उसने कहा जी कि हम, जैसे वो मुशर्रफ साहब को कहा था अमेरिका ने सब कुछ बंद करो अफगानिस्तान के साथ, तो मुशर्रफ ने कहा कि नहीं, वी विल कीप वन विंडो ओपन। तो फिर उसका फायदा सबको ही हुआ, इन सबको हुआ। फिर जब बात करनी थी पर पाकिस्तान को कहा हाँ जी अब बात करो जी, अब इनके साथ तालिबान। तो दैट्स व्हाट ही सेड कि वी शुड कीप आवर डोर्स ओपन, और इतना भी ह्यूमिलेट ना कर दो कि वो अपने दिल पे ले ले और वो कहे जी अच्छा ठीक है खली वली कोई बात नहीं कर रहा मैं तुमसे ना। तो उसके लिए तो जी ये इन्होंने जी उनको बड़ा आज खींचा है ज़ेलेंस्की साहब ने। और इनकी जो यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो डिमिट्रो कुबेला हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये इनके जो कमेंट्स हैं बिल्कुल अनवारंटेड और अनकॉल्ड फॉर हैं। कीव जो है जी, अब इधर भी यूक्रेन के अंदर भी दो अलग-अलग हैं। कीव के अंदर जी जो यहाँ पे कुछ इलाके हैं, उनके मेयर्स कह रहे हैं कि रशिया ने अपनी बम्बार्डमेंट बेतहाशा बढ़ा दी है, और तकरीबन ये सारा ही इलाका जो है ये इनके कब्जे में आ गया। खासतौर पे ईस्टर्न का जो कीव का इलाका है या यूक्रेन का इलाका है, वो बैटलफील्ड बिल्कुल बहुत ज़्यादा बना हुआ है। 20% स्ट्रेटेजिक गेन्स हैं इनके जो ये इलाके हैं, सेवरनडोनेट्स्क के और बाकी के इलाके हैं। अच्छा, उस पर मॉस्को ने यह भी कहा है कि जी अब ये इन्होंने रिट्रीट शुरू कर दिया यूक्रेन की फोर्सेस ने। यूक्रेन कह रहा है कि रशिया को हम डिफीट दे रहे हैं और रशिया पीछे हट रहा है। तो अब ये समझ नहीं आ रही हकीकत क्या है पता नहीं है कि कौन पीछे हट रहा है। बहरहाल ये दोनों तरफ से जो है ये लुहांस्क के एरिया में और ये सारी जगहों पे काफ़ी लड़ाई हो रही है। रशिया कह रहा है जी हमारे गेन्स हो रहे हैं, यूक्रेन कह रहा है कि हम इसको डिफीट करके पीछे कर रहे हैं। वीकेंड के ऊपर जनाब साउथ कोरिया और जो नॉर्थ कोरिया जो है उसने काफ़ी सारे फिर से
मिसाइल्स जो हैं उनके टेस्ट किए। तो आज मंडे को साउथ कोरिया और यूएसए ने जो है काउंटर जो हैं वो मिसाइल्स के वो किए, टेस्ट किए, यानी टेस्ट क्या किया, छोड़े जरा बताने के लिए कि जी वी आर रेडी, वी आर वॉर रेडी। और ये जो था साउथ कोरिया से इन्होंने किया था, और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स थे जो कि इन्होंने किया। आपको पता ही है कुछ दिनों से जो नॉर्थ कोरिया है वो भी काफ़ी सारे मिसाइल्स के वो कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो यॉन हैप न्यूज़ एजेंसी जो है साउथ अफ्रीका की, उसने साउथ कोरिया की मिलिट्री को कोट करते हुए कहा है कि ये जो हैं यूएसए और साउथ कोरिया, उन्होंने भी ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है, हाँ, ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है कि हम भी रेडी हैं और अगर तुमने हमें स्ट्राइक किया तो हम भी प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए और केपेबल हैं। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं यून सुक योन, जो कि अभी बने हैं प्रेसिडेंट, नए बने हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये जो नॉर्थ कोरिया जो कुछ भी कर रहा है ये बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं है। और ये वैसे तो कह रहे हैं कि जी हम जॉइंट ड्रिल्स कर रहे हैं, तो हम भी जॉइंट ड्रिल्स कर रहे हैं यूएसए के साथ। तो अब पता नहीं ये इसमें भी क्या सच्चाई है, अब कौन किसको क्या बताना चाहता है, बहरहाल ये है। ये अभी आपने माजिद भाई बताई है यूएसए के अंदर जो वीकेंड के ऊपर ये मारामारी चलती रही, तो मैं ज़रा थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज ये पूरी ज़रा टाइम लाइन निकाली है कि पिछले जो थोड़े से दिन हैं उसके अंदर क्या कुछ हुआ है। वो कहते हैं जी 156 डेज जो हैं उनके अंदर ओवर 200 जो हैं मैस शूटिंग्स हो चुकी हैं। जो इस वीकेंड पे थी उसमें जो एक शूटिंग हुई है ये पेंसिल्वेनिया में, उसमें 15 लोगों की डेथ्स हुई हैं और 60 जो हैं वो हो गए हैं, ज़ख्मी हो गए हैं। 8 स्टेट्स में, सॉरी ये 8 स्टेट्स में हुआ है। पेंसिल्वेनिया में क्या हुआ है कि वहाँ पे 3 लोग जो हैं उनकी गन फायर से डेथ हो गई है, 11 वुंडेड हैं। इसी तरह चटंगुआ के अंदर जो है ये नाइट क्लब का एरिया, बड़ा अप मार्केट किस्म का, वहाँ पे शूटिंग हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है, 14 इंजर्ड हैं। साउथ कैरोलिना में हुआ है, 8 लोग जो हैं वो देवर किल्ड इन ड्यूरिंग अ ग्रेजुएशन पार्टी, और इसके अंदर जो है कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा फीनिक्स स्ट्रिप मॉल के पास जो हैं वहाँ पे कुछ लोगों की 14 लोगों की डेथ हुई है, 8 लोग इंजर्ड हुए हैं। इसके अलावा शूटिंग्स होती रहीं वीकेंड पे टेक्सास, जॉर्जिया, न्यूयॉर्क सिटी और मिशिगन में। तो वो कहते हैं जी कि ये मैस शूटिंग्स दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। And there are mass shootings of 200 in only 2022. अभी 6 महीने गुजरे। जी, अभी सिर्फ 6 महीने गुजरे हैं और 200 जो हैं वो डेथ्स हो चुकी हैं। तो 200 इंसिडेंट्स हो चुके हैं। 200 इंसिडेंट्स हुए हैं और mass shooting is when 4 people or more dies. Yes, that's right. तो वो क्या, हाँ जी, तो ये 200, जस्ट इमेजिन 200 ये जो लोग हमारा देख रहे हैं, हमारा टीवी, उनको ये ग्राफिक भी नजर आएगा एक जो हमने आपको दिखा रहे हैं, तो आप ये देखें ज़रा। तो इसमें ये फिर से एक दफ़ा से ये आ गई है सारी डिबेट कि जी आप अब गन अब भी कंट्रोल करने हैं कि नहीं करने। लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि बाइडन साहब ने अपील की थी कि भाई आप लोग प्लीज़ इसके ऊपर कुछ करें, तो अभी तक जो है वो बिल पास नहीं हुआ है, तो जो है उसकी काफ़ी मुखालफत भी की गई थी। तब देखेंगे क्या होगा। अच्छा जनाब, एलॉन मस्क साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि मैं ट्विटर की डील से मैं वापस आ जाऊंगा अगर आपने वो ना किया जो मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, आपको पता ही है कि ये CEO है टेस्ला और स्पेस एक्स के। इन्होंने एक लेटर इनके जो है इनके लॉयर्स जो हैं उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा जी कि ये जो $44 बिलियन की बिड टू बाय ट्विटर है वो नहीं ये आगे लेकर जाएंगे अगर ये जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं जो कि इनको चाहिए एवेल्युएट करने के लिए बिफोर इट बाइज कि ये जो इसके 229 मिलियन अकाउंट्स हैं ये फेक हैं कि नहीं। Exactly, that's what I was waiting for you to say. क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी और उसके अंदर हमने तो छोटी जगहों पे सुना है कि भाई वहाँ पर फेक अकाउंट्स बना लेते हैं, है ना। जस्ट इमेजिन कि इनके 220 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं ट्विटर के, उसमें पता नहीं कितने मिलियन जो हैं वो फेक हैं अकॉर्डिंग टू एलन मस्क। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो फेक अकाउंट्स हैं, तो मुझे पता लगे, प्रूफ करो कि ये सही है, तो मैं तो तुमको दूंगा ये $43 बिलियन। इफ दे आर fakes, then the value is very high that I'm paying you. No, इसको फिर इस पे वैल्यू पे डिस्कस करेंगे। हाँ जी, लेकिन जब ये 44 बिलियन भी जब इन्होंने अनाउंस किया था तो आपको पता ही है उस पर भी लोगों ने कहा था इतनी बड़ी कंपनी है, ये भी पैसे बहुत कम है। तो अब वो कह रहा है अच्छा ठीक है पैसे कम है, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि असल में अकाउंट्स कितने हैं। तो ये जब तक मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी मैं नहीं इसको बाय करूँगा। तो आप मुझे बताएंगे तो फिर तो उसकी अब ये जब से खबर आई है तो आज मंडे के दिन जो है अब ट्विटर के जो शेयर्स थे वो टंबल कर
कर गए हैं, $36 पर शेयर। यस, तो वो नीचे आ गए हैं सारे, तो ऐसे है। अच्छा माजिद भाई, ये भी आपने थोड़ी सी खबर बताई है अभी, ये जो बोरिस जॉनसन है यूके के प्राइम मिनिस्टर, ये इनका आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर। असल में ये जो पिछले दिनों में आपको पता ही है, हम आपको सारी खबरें बताते रहे कि ये जो पार्टी गेट स्कैंडल चल रहा था, जिसके के ऊपर ये और इनकी जो कैबिनेट के मेंबर्स थे कॉन्स्टेंटली पार्टी कर रहे थे और बाकी कौम को कह रहे थे कि नहीं, कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन जो हैं तुम लोग फॉलो करो, और खुद ये फॉलो नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये जो इनके टोटल कंजर्वेटिव सीट्स हैं पार्लियामेंट में, वो हैं 258 और 259, और 259 में से वैसे तो इनको 180 वोट्स चाहिए थे, लेकिन इनको मिले 211। लेकिन फिर भी जो ग्लेयरिंग बात है इसके अंदर कि 148 जो कंजर्वेटिव लॉ मेकर्स हैं, दैट इज अ ह्यूज नंबर। वो अभी भी दे आर अगेंस्ट हिम। Again, Shazia ji, the surprising part is that 148 of them are from MPs of Tories. जी, वही मैं कह रही हूँ, कंजर्वेटिव। जी, तो ये यही कंसर्न है, यही कंसर्न है कि 148 कंजर्वेटिव MPs अभी भी अगेंस्ट हैं इनके। तो अगर ये इन्होंने जीत भी लिया है, लेकिन अब वो सारे क्रिटिक्स कह रहे हैं कि इनके डेज नंबर्ड ही हैं अब तो। लेकिन वो कहते हैं जी बड़े कंजर्वेटिव, बड़े करिज्मेटिक पर्सनालिटी है। I don't think he's going to go anywhere because इसके बाद कोई इनको कह नहीं सकता कि आप दोबारा से रेफरेंडम कराओ या दोबारा से आप वोटिंग कराएं या कुछ कराएं, क्योंकि दिस इज इट। माजिद भाई, पाकिस्तान से इम्प्रेस होके वो हॉर्स ट्रेडिंग करवा लें। हाँ, देखिए ना, अपने साथ बंदे शंदे मिला लें और फिर कहें ये नहीं हमको चाहिए। आप ये नहीं समझती कि इसमें बंदे मिले होंगे? हाँ, मिले होंगे लेकिन हो सकता है ज्यादा मिल जाए, है ना, देख ले अब ये होएगा। तो बहरहाल वो कहते हैं जी ये ज्यादा इसके दिन नहीं है, हालांकि ये बड़ी करिज्मेटिक पर्सनालिटी है और बड़ा ये जाके बड़ी जबरदस्त स्पीचेस करता था, और ये जो थी कंजर्वेटिव पार्टी बिल्कुल ही बस थक हार रही थी, लेकिन इसने फिर से उनको यूनाइट किया और फिर बड़ा इतनी बड़ी मैसिव विक्ट्री लेके आया था ये उसके अंदर। लेकिन अब इसकी पॉपुलैरिटी ड्विंडल होती जा रही है, क्योंकि आप देखें जब ये क्वीन का, हमारी क्वीन का जब प्लैटिनम वो हो रहा था, जुबली का सेलिब्रेशंस, उसमें जब बोरिस जॉनसन साहब वहां पर आए तो लोगों ने बू किया बहुत ज्यादा। या तो वही लुक एट द पॉपुलैरिटी फ्रॉम देयर। या बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि अब इनके ज़्यादा दिन नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, आरफा बाजी ने ये थोड़ी सी टच की है खबर, तो हम आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स दे देते हैं। हुआ क्या है इंडिया के अंदर, क्या हुआ है कि दो जो बीजेपी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने, अब मैं वो वर्ड्स नहीं रिपीट करूंगी जो उन्होंने अपने प्रोग्राम्स के बीच में नाउज़ुबिल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है बड़ी गुस्ताखी की, और उनको रिपीट नहीं करना चाहिए और मैं करूंगी भी नहीं। तो वो अगर आपने प्रोग्राम देखा है तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। और उन्होंने ये सारी जो डिस्कशन थी ये चल रही थी, वही जो ज्ञान वैपी जो मस्जिद है और बाकी की जो मस्जिदें हैं और उसमें हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ये चल रही थी। अच्छा जी, उसके अंदर ये जो इनके दो ऑफिशियल्स हैं, एक तो नूपुर शर्मा और एक नवीन जिंदल, उन्होंने ऐसी बात की कि अब दुनिया भड़क गई उसके ऊपर, ख़ासतौर पे मुस्लिम वर्ल्ड। तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ ने, यूएई, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब ने कहा कि ये जो कुछ भी हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है और इसको जो है ख़त्म करने की जो है वो ज़रूरत है। ये खामखाई एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी 2014 में मोदी जी की जो आई है उसकी वजह बाद से जो है मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है वो मोर्चे भी निकाले जा रहे हैं और उनको जो है बिल्कुल दीवार से लगाया जा रहा है। अच्छा, इसमें जो हुआ क्या है बेसिकली कि इन कंट्रीज़ ने तो बहुत ज़्यादा कंडेम किया ही और इंडियन एम्बेसडर्स को बुलाया और उनको कहा कि भाई तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है। OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल जो है, उसने भी जो है वो बुलाया इनको और जो है जो इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं उनके नोटिस में ये वो बात लेकर आए। उन्होंने कहा जी कि ये जो कमेंट्स हमारे प्रॉफिट के बारे में किए हैं, पीस बी अपॉन हिम, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं और ये जो है एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस अब आपके मुल्क में मुसलमानों के अगेंस्ट चल रही है। अच्छा जी, इंडिया की जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने इसका जवाब दिया बड़ा मुद्दबाना तरीके से, और वो मुद्दबाना मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया क्योंकि आगे जाके मैं आपको बताऊंगी और क्या हुआ है। मुद्दबाना तरीके से उन्होंने कहा जी कि आपके ये जो कमेंट्स हैं ये अनकॉल्ड फॉर हैं, क्योंकि ये कमेंट्स जो हैं फ्रिंज एलिमेंट्स ने दिए हैं। उसके ऊपर रिएक्शन फर्दर फिर आया कि ये फ्रिंज बेनिफिट्स फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। फ्रिंज एलिमेंट्स कैसे हैं? ये फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं हैं, ये तो बीजेपी के हिस्सा हैं। तो अच्छा, उसके ऊपर फिर से उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि चूंकि इन्होंने गलत बात की थी और हिंदुस्तान या कि बीजेपी की जो पार्टी है वो
इस तरह की कोई जो डिसहार्मनी की बात करता है सोसाइटी में, उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट हमने इनको फौरन निकाल दिया है अपनी पार्टी से। उस पे कतर ने कहा कि हम हिंदुस्तान को कहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट एक पब्लिक अपॉलॉजी डाले, अगर आपने नहीं डाली तो हम ये आपका जो एक्शन है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा अरब कंट्रीज के अंदर ये अब कहा गया है कि भाई ये जितने भी इंडियन जो सामान है इसका आप बॉयकॉट करें। अच्छा, इसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ ओमान हैं उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये वॉर की तरफ जा रहा है, जो मोदी जी की गवर्नमेंट के अंडर हो रहा है ये वॉर की तरफ जा रहा है। अल अजहर यूनिवर्सिटी और मॉस्क जो है उसने कहा है कि ये दिस इज रियल टेररिज्म, जिसके के अंदर जो है ये इंडिया आता जा रहा है और ये बड़ी ही खतरनाक चीज है, बिकॉज दीज थिंग्स लीड टू डेडली वॉर्स। जॉर्डन ने भी बहुत ज्यादा इसको कंडेम किया। अच्छा, जहां अरब कंट्रीज को बड़े प्यार से हिंदुस्तान ने जवाब दिया कि जी हम उसके ऊपर हमने एक्शन भी लिया है और हम जो है बड़ा उसके ऊपर डिपेंड, हमारी ह्यूमन राइट्स भी बड़ी अच्छी हैं और हम फेथ बेस्ड जो हैं वो कम्युनिटीज़ को फ्लरिश होने का मौका देते हैं। क्योंकि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह हम आपको बता देते हैं कि हिंदुस्तान की जो ट्रेड है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में स्टैंड करती है और ये इनके साथ जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ, और इसी तरह हज़ारों ही मिलियंस ऑफ पीपल जो इंडियंस हैं वो अरब कंट्रीज़ के अंदर जो हैं वो काम करते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो रेमिटेंसेस भेजते हैं इंडिया को। तो इसलिए हिंदुस्तान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता अरब कंट्रीज के साथ बिगाड़ना। अच्छा, अब उनको तो ये जवाब दिया जिस वक्त, क्योंकि वैसे हम आपको बता दें कि 14% जो है पॉपुलेशन है इंडिया की मुसलमानों की, इंडिया में मुसलमानों की, जो कि कंसिडर की जाती है कि विच इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी इतनी बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्रीज में भी मुसलमानों की नहीं है जितनी है। अच्छा, अब जबकि पाकिस्तान ने इसके ऊपर रिएक्शन शो किया, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडियन डिप्लोमेट को बुलाया और उन्होंने कहा जी कि हम अब बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में इसको कंडेम करते हैं जो आपने प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम उनके खिलाफ आपके ऑफिशियल्स ने बातें की। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये बहुत ही हर्टफुल किस्म का ये कमेंट्स हैं और चीज़ें हैं और ये मुसलमानों की प्रोसिक्यूशन और जो उनकी रिलीजियस फ्रीडम्स हैं उनके ऊपर ट्रैम्पल करने की कोशिश की है। अच्छा जी, इसके ऊपर तो हिंदुस्तान भड़क गया। उसने कहा जी तुम अपने खुद के मामलात जो हैं उनको देखो, हमारे मुल्क में तो ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो सहायता दी जाती है, तुम्हारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स की जो है ऐसी तैसी फेरी जाती है, तो तुम जो है हमें सबक देने की, पाकिस्तान को कहा तुम हमें सबक देने की कोशिश ना करो, तुम अपने मुल्क के जो है मामलात को दुरुस्त करो। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह उन्होंने कहा जी कि ये जो तुम प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हो ना, पाकिस्तान को कहा कि ये जो तुम हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हो, डिसहार्मनी हमारे मुल्क में पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपने मुल्क के ऊपर ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो। अच्छा जी, इसी तरह फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने भी किया, तो उसके ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं शो किया। तो अब भाई पाकिस्तान के खिलाफ आपने इतना रिएक्शन क्यों शो किया? दैट इज़ आवर क्वेश्चन जी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ आपकी वैसी ट्रेड नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे है। ठीक है जी, तो जनाब ऐसे है, तो ये हुआ। अच्छा, अब जब ये सारा मसला चला तो राहुल गांधी जो हैं वो बड़ा भड़क गए। राहुल गांधी भी उन्होंने कहा कि जिस दिन से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उस दिन से इस मुल्क के जो हैं मामलात ख़राब हैं और इस मुल्क के अंदर जो है कॉन्स्टेंटली एक जो सेक्टर है उसको टारगेट किया जा रहा है, और अगर हिंदुस्तान को प्रोग्रेस के पाथ पे चलना है तो उसको लव, ब्रदरहुड, हार्मनी का मैसेज देना पड़ेगा। जो इंटरनल हमारी रिफ्ट्स थी वो तो थी, अब डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी फॉल आउट इंडिया का शुरू हो गया है। और ये लोग जिनको आपने नाराज़ किया है ये तो जो थे इंडिया के बहुत ही मतलब है लॉन्ग टर्म एलाइज थे, और ये बीजेपी की शेमफुल बिगेटरी जो है ये जो इंडिया का जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसको ये डैमेज करेगी। क्योंकि इसके ऊपर हमने आपको भी बताया ही है कि कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, ये सब जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो किया था। तो गांधी जी ने कहा कि 87 बिलियन यूएस डॉलर्स की ट्रेड है इंडिया की अरब कंट्रीज के साथ, तो इसको कहीं ऐसा ना होए कि ये डैमेज हो जाए। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने आज जो है बीजेपी की गवर्नमेंट को किया जी, खींचा है जी, ऐसे है। तो काफ़ी भड़के हुए हैं लोग, तो अब देखेंगे आगे क्या होता है। बहरहाल जी होता तो कुछ भी नहीं है, बोल बाल के
बोल बाल के चुप कर जाते हैं और फिर जो है वो ट्रेड शुरू कर देते हैं इंडिया के साथ। अच्छा जनाब, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है और आज जून 6 को 38th एनिवर्सरी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की। अगर आपको पता हो कि एक खालिस्तान की मूवमेंट चली थी पंजाब के अंदर कि जिसमें कहा गया था कि जी पार्टीशन के वक्त हमको कहा था हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कि आप हमको एक अलहदा अपना इलाका देंगे, लेकिन आपने दिया नहीं। उसके ऊपर कुछ लोग खड़े हो गए थे और फिर ये बहुत जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म किया था और गोल्डन टेम्पल के अंदर फिर कुछ लोग जाके बैठ गए थे और फिर काफ़ी लड़ाई हुई। अगर आपको पता है हिस्ट्री इसकी ऑपरेशन ब्लू स्टार की, तो वो आज जनाब वहाँ पे आज उसकी एनिवर्सरी 38th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। तो वहाँ पे अकाल तख्त के जत्थेदार थे और बहुत से और भी लोग थे जो कि प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स जो है रेज़ कर रहे थे खालिस्तान जिंदाबाद के। और वहाँ पे इन्होंने जो है अकाल तख्त के जत्थेदारों ने कहा कि सिखों को ट्रेडिशनल ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और उनको अपने पास मॉडर्न आर्म्स जो हैं वो चलाने आने चाहिए, उनके पास होना चाहिए। उनकी जो आज टी शर्ट्स भी उन्होंने पहनी हुई थी, इनके जो लीडर थे जिनको के मार दिया गया था जरनैल सिंह भिंडरा वाले, उनकी पिक्चर्स थी उसके ऊपर। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उसने वो आज स्वरूप वो दिखाया, वो जो आपको पता है ना वो होली वॉल्यूम एक जो गुरु ग्रंथ साहब का है जिसको कि गोलियां लगी थी, वो आज दिखाया कि जिसको 1984 में बहुत ज़्यादा मिलिट्री के एक्शन के बीच में आके गोलियां लगी थी, वो दिखाया गया। तो यहाँ पे जो ज्ञानी हरप्रीत सिंह हैं अकाल तख्त के जत्थेदार, उन्होंने कहा जी कि पंजाब के अंदर मेरे बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि बहुत ज़्यादा मस्जिदें और चर्च बनते जा रहे हैं और यहाँ पे जो है ये सिक्खी को ख़त्म करने की एक कोशिश की जा रही है। तो जितने भी सिख यूथ है इनको चाहिए कि अब ये सिख फेथ को जो है आगे बढ़ाएं और गांव-गांव में जाएं और जाके सिक्खी को बढ़ाएं और अपने रिलीजन जो है इसको मजबूत करें। पाकिस्तान के अंदर जो जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अगेन उनका क्या नाम है, फिर मैं गलत बोलूँगी फिर आपके मिफ्ताह इस्माइल, अच्छा मिफ्ताह इस्माइल जो हैं, उन्होंने कहा जी कि ये वीकेंड के ऊपर कुछ खबरें आ रही थी कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगाई जाएगी। कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी मुल्क के अंदर नहीं है। पेट्रोल की जो है प्राइसेस हालांकि 2 दफ़ा ऊपर की जा चुकी हैं और अब वो जो हैं 209.86 को हिट कर रही हैं। और उन्होंने कहा इसके अलावा जो है पेट्रोलियम की प्राइसेस भी बहुत ऊपर चली गई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि पीएम साहब जो हैं शहबाज शरीफ वो कुछ दिनों में ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं वो अनाउंस करेंगे और हमको ये सब इसलिए करना पड़ा है क्योंकि IMF का प्रोग्राम हमको लेना था, तो इसलिए प्राइसेस जो हैं ये इतनी ज़्यादा ऊपर की हैं। इसके अलावा जो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी प्राइसेस जो हैं वो 7.9078 पर किलोवाट के हिसाब से ऊपर की हैं। और ओगरा ने जो है वो भी गैस की प्राइसेस को 45% फॉर नॉर्दर्न गैस ऊपर करने के लिए कहा है, 44% सुई सदर्न गैस को जो है कहा है प्राइसेस ऊपर करने के लिए। लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब का कहना है कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है मुल्क के अंदर। ठीक है जी, आमिर साहब ज़रा थोड़ी सी वो एक स्लाइड्स हमें दिखाओ जो कि ये सारे बाहर आए थे और उन्होंने कहा था जी मुल्क के अंदर बड़ा तूफ़ान मच गया है और बड़ी महंगाइयाँ हो गई हैं। तो इमरान खान के ज़माने में, जो पिछली गवर्नमेंट के ज़माने में वो जो चल रहे थे, किस किस जगह पे टेक्सटाइल खड़ी थी, किस जगह पे GDP था, वो ज़रा थोड़ी सी दिखाएँ ज़रा। ये IMF की सारी वो आई थी बहुत सारी डिटेल्स, तो अगर आप हमें दिखाएं वो स्लाइड्स। तो ये देखें जी पाकिस्तान की मीट प्रोसेसर जो है वो 2.2 मिलियन जो है एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स आए थे मिडल ईस्ट से, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ था। कभी इतने ज़्यादा 2.2 मिलियन US डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कभी नहीं हुए थे। अच्छा जी दिखाते जाएं आमिर। अच्छा, उसके बाद ये जो फर्स्ट एवर एजुकेशन सिटी जो साउथ वजीरिस्तान में बनाया गया था, ये बिल्कुल अनथिंकेबल था क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली लड़ाई हो रही थी और यहाँ पे जो था बच्चे बगैर एजुकेशन के फिर रहे थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, यहाँ पे एजुकेशन जोन्स जो है हमको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, जो कि की गई थी, जिनको कि कहा गया था कि इन बच्चों को मेन स्ट्रीम के अंदर आप लेकर आएँ। अच्छा जी, इसको ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टू US 40.27% जो हैं उससे ऊपर गई थी और 5 बिलियन को 9 मंथ्स में जो फिस्कल लास्ट ईयर था उसको वो टच कर रही थी, जो कि अब जाहिर है कि अब हौले हौले जो है अब नीचे आएंगी। तो ये भी पहली दफ़ा हुआ था। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट का जो मसला पैदा हो गया था सारी दुनिया में, उसमें ये जो बिलियन ट्रीज़ लगाए थे उसकी वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम ऑलिव जो है ऑलिव्स होने यहाँ पे शुरू हो गए थे। हालांकि आपको पता है कि ऑलिव्स जो हैं दे आर स्पेसिफिक टू द अरब कंट्रीज़, वो सिर्फ अरब कंट्रीज़ में ये ऑलिव्स होते थे, लेकिन यहाँ पे वो इतने उन्होंने ट्रीज़ और वो लगाए कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल थी उसने कहा कि आपके मुल्क में एक्चुअली ऑलिव्स हो सकते हैं।
तो इन ट्रीज में। इसके अलावा जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर था जी, $6 बिलियन के फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी इसके अंदर 4 साल में के अंदर आई थी, और बहुत सारे हम आपको बताते ही रहते हैं कि यंगस्टर्स जो थे इसमें शामिल हो गए थे। पाकिस्तान ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग के तमाम रिकॉर्ड्स जो थे वो सारे ब्रेक किए थे। उसकी वजह यह थी कि जब कोविड आया था तो बहुत सारे ऑर्डर्स जो कि बांग्लादेश को दिए गए थे, उनकी जो कारखाने थे वो पूरा नहीं कर सकते थे, तो पाकिस्तान के कारखानों को इतना ज़्यादा काम मिल गया था कि सिर खुजाने की यहाँ पे लोगों के पास फुर्सत नहीं थी। खासतौर पे ये बड़े जो सिटीज़ थे, जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, फैसलाबाद एंड कराची, और लार्ज स्केल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो थी, और 3-3 शिफ्टों में यहाँ पे लोग जो हैं वो काम कर रहे थे, एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगेन वॉज हिटिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा जनाब, उसके अलावा पाकिस्तान ने 7.16 मिलियन फोन्स जो हैं फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2022 में ये बनाए थे। आप सोचें ज़रा कि इतनी ज़्यादा ये जो है डिजिटल जो इकोनॉमी है उसके अंदर पैसा जो आ रहा था, उसके अंदर मोबाइल फ़ोन्स का कितना बड़ा हिस्सा है। आप देखें कि मोबाइल फ़ोन्स। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी जो कार कंपनीज़ हैं उन्होंने ये देखें 4 बिलियन रुपीज़ के जो अंडर न्यू ऑटो पॉलिसी, जिसके के अंदर इनको बहुत सारी सहूलतें दी गई थी, वो इन कंपनीज़ ने जो थे वो कस्टमर्स को रीपे किए थे। और ये आप देखें कि इसके अंदर और भी जो हम आपको बताते रहे थे कि नई नई कंपनियां जो वो भी आ रही हैं, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की फर्स्ट लोकली असेंबल्ड व्हीकल जो है वो भी सामने आ रही है। तो ये था। और इसके अलावा जो है हमारी जो पाकिस्तान ने 1.9 बिलियन के आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट किए थे, जिसमें कि ये हमारे सारे यंगस्टर जिनके बारे में हम बार बार बताते हैं, और उनको साहब को माजिद भाई हमने वैसे बहुत कहा, ये जो डिजिटल इकोनॉमी चलाते थे ना इमरान खान की, कि आप आओ तो बस वो कहते हैं कि नहीं मेरा दिल बहुत टूट गया, मैं नहीं आना चाहता, वरना वो आपको बताते एक्चुअली कि उन्होंने आईटी के सेक्टर में पाकिस्तान में क्या काम किया। जबकि इमरान खान आए थे तो उन्होंने कहा था कि आईटी में हम बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये था। और ये देखें रीजनल एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारी 23.5% से राइज़ की थी, और इन 9 मंथ्स हमने पाकिस्तान ने $3.4 बिलियन कमाए थे। तो ये जी सारा कुछ जो था ये चल रहा था। बहरहाल जी अब ये सारा सिस्टम अब डिरेल चुके हो चुका है, तो अब जाहिर है इसको और फिर चलने में ट्रैक पे आने पे अब काफ़ी टाइम लगेगा। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं जी, उन्होंने कहा है जी कि उन्होंने बड़ा ही एक इनोवेटिव तरीका बताया है। उन्होंने कहा है कि काम कम करो। अगर आपकी ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई है ना तो काम कम करो। काम कम करो, गाड़ी कम चलेगी, पेट्रोल कम खर्च होएगा। ठीक है जी। उन्होंने कहा है जी कि स्टार्टिंग फ्रॉम हाफ डे फ्रॉम फ्राइडे सैटरडे संडे जो है आप हाफ डे फ्राइडे काम करें और सैटरडे संडे को आप छुट्टी करें, तो 4.5 दिन जब आप काम करेंगे तो आपकी जो है पेट्रोल बहुत बचेगी। ठीक है जी। तो ये इन्होंने जी प्रपोजल दी है। तो वही बात होगी ना कि खाना अगर महंगा हो गया तो तीन ना खाएं, 2 वक्त खाएं। 2 वक्त खाएं। हाँ, 2 वक्त खाएं, दबा के खाएं, लेकिन 2 वक्त खाएं। 2 वक्त खाएं आप। तो आपकी ग्रोसरी के बिल कम हो जाएगा। का बिल कम हो जाएगा। तो वो कहते हैं जी हाँ, मैं ये भी कहता हूँ चलो 1 घंटा और बढ़ा लो, तो लेकिन यानी कि आप 8 घंटे करते हैं, आप 9 घंटे कर लें। पायान लोग तो 14-14 घंटे काम कर रहे हैं जिनके अपने बिजनेसेस भी हैं दिन में। तो आप कह रहे हैं 1 घंटा बढ़ा लें, यानी 9 घंटे कर लें, तो फिर आप समझते हैं मुल्क बड़ा तरक्की करेगा। वाह जी वाह, क्या बात है। यानी पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो लंगर खाने फिर आपने जो है वो कैसे चल रहे थे, ये वजीरस्तान टाइप की जगहों के ऊपर ये कैसे स्कूल चल रहे थे, ये कैसे जो है वो सारी ये चल रही थी, वो जो लोगों को, जो गरीब घरों को 14,000 रुपीज़ दिए जाते थे, सेहत स्कीम कैसे चल रही थी, स्कॉलरशिप्स कैसे चल रहे थे अगर मुल्क में पैसा ही नहीं था। आपने तो सबसे पहला काम ये किया, आपने तो ये गरीबों की सारी चीज़ें आते सारी बंद कर दी हैं। अनाउंस क्या किया, मुझे तो इतनी हंसी आई, वो तो अभी मैंने खबर इधर बताई नहीं है, कि हम जी जो गरीब जो फैमिलीज़ हैं उनको हम 2,000 रुपीज़ जो है पर मंथ देंगे। और भाई प्रीवियस गवर्नमेंट 14,000 रुपये दे रही थी, तो आप क्या तीर मार रहे हैं, हम 2,000 देंगे। मतलब व्हाट अ जोक इन दिस, यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, एंड नोबडी, देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस। मुझे समझ नहीं आता कि कोई पूछने वाला है इनको कि नहीं है, नहीं कि भाई साहब क्या जब कर रहे हो। अच्छा जी, आज जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा थे, वो आज नस्ट के अंदर एड्रेस कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई ये जो आप बिला वजह नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को हर कोई आके
एतराज़ उसके ऊपर करता जाता है। ये अननेसेसरी कमेंट्स ना दें। पाकिस्तान जो है वो कोई भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और ये जो इसका फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस पॉलिसी के ऊपर बिलीव करता है। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि जिनका ताल्लुक नहीं है इस चीज़ के साथ उसके जो इसके ऊपर कॉमेंट ना करें और बिला वजह की हीट जो है वो जनरेट ना करें। गवर्नमेंट जो है जी पाकिस्तान की वो कह रही है कि हम चूँकि महंगाई बहुत बढ़ गई है तो हम आप सोच रहे हैं कि आपको हम 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास कि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं बढ़ानी चाहिए 5 से लेके 15% तक। वो जो अपकमिंग बजट है उसके अंदर वो कहते हैं कि हम जो हैं 25,000 तक ये सैलरीज बढ़ाना चाहते हैं। ग्रेड 1 से 9 को 5 to 10%, ग्रेड 20 से 22 को 10 से 15% और पेंशन्स जो हैं उनको भी 5 to 10% जो है वो बढ़ाया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है जी, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर अपने बाकी दूसरे PMLN के लीडर्स के साथ, और उन्होंने कहा है जी कि लोड शेडिंग जो है अब कल से सिर्फ 3.5 घंटे पर डे रह जाएगी और ये जो बिजली का शॉर्टफॉल था PTI इसकी जो है रिस्पॉन्सिबल है। हम जो है डिमांड एक्सीड हमारे मुल्क में कर गई 25,000 मेगावाट से और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो थी 17,000 मेगावाट हो रही थी। तो अब हमको नेक्स्ट 3 वीक्स में हम 21,000 मेगावाट को टच करेंगे और हमने ऑयल भी इंतज़ाम कर लिया और एडिशनल मनी भी, और हम कोल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से अब आने वाले दिनों में जून 30 के बाद ये सिर्फ जो है 1.5 से 2 घंटे की रह जाएगी। आमिर साहब ये ज़रा दिखाएं, हमारा वो एक अखबार की कटिंग दिखाएं। ये पाकिस्तान में कब से लीडर्स कह रहे हैं कि भाई ये जो लोड शेडिंग है ये ख़त्म हो जाएगी। ये ज़रा हमारी मेरे ख्याल में 1986 की डॉन की कटिंग है। ये ज़रा डॉन की कटिंग दिखाएं। तो अच्छा ठीक है, अभी हमारे पास नहीं है, वो निकालते हैं आमिर, तो हम आपको दिखाते हैं। ये 1986 से जो वो महबूबुल हक साहब थे ना जी, उस ज़माने से ये कह रहे थे हमने बिल्कुल जो है ये ख़त्म कर देनी है लोड शेडिंग इस मुल्क से। तो अब ये देखें लोड शेडिंग प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व बाय 1986 है जी। ये डॉन न्यूज़ की ये एक कटिंग है। तो अब आप देख लें कि ये उस ज़माने से ये सारे लीडर हजरात जो हैं ये बार बार कहते जा रहे हैं। और बार एनीवेज अच्छा जी, ये PTI ने अनाउंस किया है इनके डिफरेंट जो लीडर्स हजरात हैं। एक तो शेख रशीद अहमद जो कि इंटीरियर मिनिस्टर थे पिछली गवर्नमेंट में, इसके अलावा चौधरी फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी, और भी कुछ जो हैं जो PTI के लीडर्स हैं उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान साहब जो कि आज़ादी मार्च के बाद अभी तक पेशावर में बैठे हुए थे वो बनी गाला वापस आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कोर कमेटी का मीटिंग होने वाली है। तो उसके ऊपर जो है राणा सनाउल्लाह ने कहा जी आया नू आओ, ये जो सारी जो सिक्योरिटी आपकी हमने घर पे लगाई हुई थी, अब यही सारी सिक्योरिटी जो है आपको अरेस्ट करने के ऊपर लगाई जाएगी जैसे ही आपकी जो है बेल खत्म हो जाएगी। और क्योंकि आपके ऊपर 2 डज़न केसेस हैं सेडिशन के, राइटिंग के, स्प्रेडिंग केओस एंड आर्म्ड अटैक ऑन फेडरेशन। हाँ जी, तो ये आपके ऊपर सारे चार्जेस हैं। तो आप आओ तो फिर हम आपको जो है वो पकड़ेंगे। तो अब जी देखेंगे क्या होता है। अच्छा इसके ऊपर तो जी जाहिर है कि लोग बड़ा भड़क गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अगर आपने उसका बाल भी बांका किया तो हम सुसाइड बॉम्बिंग शुरू कर देंगे और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो ये तो बड़ी ख़तरे में नाक बात है। अच्छा जी, सिद्धू मूसेवाले का जो डेथ है वो तो अब हर रोज़ नया ही रुख देखती जा रही है। जो बड़े मशहूर पंजाबी सिंगर थे जो हमने को बताया था, 27 ईयर्स एज एंड वेरी सैड, माँ बाप का एक बच्चा था और गैंगस्टर्स ने आके इसको गोली मार दी थी। अब एक CCTV जो है May 29 की वो सामने आई है और उसमें देखा जा रहा है कि एक लड़का, एक गैंगस्टर जिसका नाम केकड़ा है, वो केकड़ा जो है अपने एक साथी के साथ आया हुआ था और वो इसकी पार्टी में आके इसके घर पे बल्कि आया हुआ था और 45 मिनट्स तक इसके घर में मेरा सेल्फीज लेता रहा। तो इसने अलेजली, पुलिस कहती है कि इन्फॉर्म किया शूटर्स को कि ये मूसेवाला जो है अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं आ रहा, थर लेके आ रहा है और अपने साथ गनमैन भी नहीं ला रहा है। तो इसको पुलिस कहती है जी कि इस केकड़े को हमने कलन वाली टाउन हरियाणा से जो है हमने किया है क्योंकि इसने फैसिलिटेट किया उनको सारों को जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले को मारा। महाराष्ट्र होम अफेयर्स के जो डिपार्टमेंट है जी, उन्होंने सलमान खान की अब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है क्योंकि हमने आपको वीकेंड में बताया था कि जो सेम बिश्नोई ग्रुप जो है उसने एक दफ़ा जो है सलमान खान को धमकी दी थी कि भाई हम आपको मार सकते हैं। तो अब क्या हुआ है कि इनके वालिद साहब जो सलीम खान है वो एक जो पार्क है वहाँ पे जाते हैं, बैंड्रा में बस स्टैंड के पास है, तो वहाँ पे ये जाते हैं करने के लिए मॉर्निंग वॉक। तो वहाँ पे जिस बेंच पे बैठते हैं, एक पर्टिकुलर बेंच है, वहाँ पे उनको एक लेटर मिला कि तुम
तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मार दिया जाएगा। तो ये उन्होंने जी खत फिर दिया पुलिस वालों को। तो अब पुलिस ने सलमान खान जो है उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। इसके अलावा इनके भाई अरबाज और सुहेल खान जो हैं वो भी देखे गए इसके घर के बाहर। और सलमान जो हैं आईफा अवार्ड्स के लिए गए हुए थे अबू धाबी। तो अब जब वो आए हैं तो अब उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है। एंड जनाब एतिहाद अरीना यास आइलैंड अबू धाबी के अंदर आईफा अवार्ड्स हुए 2022। बड़ा ही ग्लैमरस इवेंट था और हमारे जो बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सल्लू भाई, उन्होंने जनाब इसको वो किया, होस्टिंग की इसकी। और इनके साथ थे रितेश देशमुख और मनीष पॉल। और बड़ा ही ज़बरदस्त, ये देखें ज़रा आप, ये जो एरिना है वहाँ पे, ये जो एतिहाद एरिना है यास आइलैंड का, ये यहाँ पे ये थी। और इसके अंदर जो हैं बहुत सारे जो अवार्ड्स दिए गए, कुछ के हम आपको बता देते हैं। एक तो बेस्ट फिल्म कैटेगरी अवार्ड जो थी उसके अंदर हीरो यश चोपड़ा, करण जौहर, अपूर्वा मेहता और शब्बीर बॉक्सवाला, अजय शाह, हिमांशु गांधी को शेरशाह के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्शन कैटेगरी के अंदर विष्णु वराधन को शेरशाह के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल कृति सेनन को मिमी के लिए। म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान फॉर अतरंगी रे, तनिष भागी, जसलीन रॉयल, जावेद मोहसिन, विक्रम मोंतसर और जानी जो है इनको शेरशाह के लिए म्यूजिक डायरेक्शन में दिया गया। प्लेबैक सिंगर फीमेल अनीस कौर को रातां लंबियां के लिए और प्लेबैक सिंगर मेल जूबियन नौटियाल को भी रातां लंबियां के लिए। बेस्ट स्टोरी अनुराग बासु लड्डू, बेस्ट स्टोरी अडॉप्टेड कबीर खान और बेस्ट डायरेक्टर डेब्यू फीमेल जो है ये शवांगी वागी फॉर बंटी और बबली। और बेस्ट डेब्यू मेल जो है वो आहान शेठी तड़प 2 के लिए। तो जनाब ये बड़ा ज़बरदस्त रंगारंग प्रोग्राम जो है ये अबू धाबी के अंदर हुआ। और जनाब एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि बैड इन अ बैड टेस्ट, दिस एड वाज क्रिएटेड इन अ बैड टेस्ट। एक बॉडी स्प्रे है शॉट इंडिया के अंदर, उसका ऐड दिखा रहे थे कि एक लड़की सामने सुपरमार्केट में खड़ी हुई है, वो कुछ खरीद रही है और उसके पीछे 4 लड़के खड़े हुए हैं। वो कहते हैं ये तो हम 4 हैं और ये एक ही है, तो ये शॉट कौन लेगा। तो इसके अंदर दुनिया बड़ी भड़क गई है इंडिया में। वो कह रहे हैं कि ये आप रेप को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि वो लड़की एकदम से जब मुड़ती है तो पीछे वो लड़के जो हैं वो उसको परफ्यूम को उठाते हैं जिसकी एक ही बॉटल रह गई है। लेकिन वो चूंकि लड़की है और वो झुकी हुई थी और उसके ऊपर ये उन्होंने, तो ये इस पे काफ़ी बॉलीवुड के भी जो सितारे हैं, प्रियंका चोपड़ा, ऋचा चड्ढा, फरहान खान और ये सारे बहुत भड़क गए। उन्होंने कहा जी कि ये इंतहाई डिसगस्टिंग और शेमफुल है। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ ये ऐड एक हफ्ते बाद, जो हमने लास्ट वीक आपको बताया था कि एक 17 साल की बच्ची जिसको कि मर्सिडीज गाड़ी के अंदर 5 लड़कों ने गैंग रेप किया था, उसके फौरन बाद ही ये ऐड आ गया। तो अब उन्होंने कहा कि ये इंतहाई बेहुदा है। तो बहरहाल जी इन्होंने दे हैव पुल्ड दिस एड ऑफ एयर और माफ़ी भी मांगी है इसके बट इन द मीन टाइम वो शॉट को कितना पॉपुलैरिटी मिल गई। हाँ, बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई। हाँ, एड से इतना नहीं मिलेगी जितनी इस कंट्रोवर्सी से मिल जाएगी। या तो बस ये हुआ। अच्छा जनाब, रॉजर फेडरर के जो कोच हैं इवान ज़ुबिक, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जब आपको पता ही है बड़े ये खुश हो गए थे 14th फ्रेंच ओपन जब इन्होंने फ्रांस में रोनाल्ड गैरोस में जीता है। इन्होंने हैं तो ये रॉजर फेडरर के कोच, लेकिन ये राफेल नडाल ने जो जीता है 14th फ्रेंच ओपन, तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि ये जो आपका एरिना है यहाँ पे जहाँ पे कि ये मैच हुआ था, उसका नाम है फिलिप कार्टियर। तो उसको चेंज करके आप राफेल नडाल जो है वो आप नाम रखें। इससे ज़्यादा किसी ने नहीं जीते। हाँ, किसी ने नहीं जीते। तो वो कहते हैं जी कि ये बहुत ज़बरदस्त इसका जो है, और इसी जगह पे वो कहते हैं इसी तारीख को इसी जगह पे इसने अपना पहला मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। तो इसलिए जो है ये तो मतलब बड़ी हैरत लोगों को हुई कि रॉजर फेडरर के ये कोच हैं और इन्होंने बात की है उसके लिए राफेल नडाल के लिए, तो बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन जाहिर है कि वो उसने भी जब ये वैसे नडाल जो है उन्होंने तो मना कर दिया है कि वो मोस्ट प्रॉब्ली ही इज नॉट गोइंग टू प्ले विंबलडन। हाँ, इसलिए क्योंकि उनको इंजरी आ गई है, फिर से इंजरी के साथ साथ जो रशियन टेनिस प्लेयर्स के साथ जो उन्होंने सलूक किया है,
तो उसके बेस पे वो कहते हैं हाँ, कि भाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते थे कि स्पोर्ट्स के अंदर ये सब नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स में ये सब चीज़ें ये नहीं होना चाहिए। एंड जनाब बड़े फटे चक्के जो रूट ने भी, हमने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि उन्होंने कहा था कि अब मैं इंग्लैंड टीम का कैप्टन नहीं रहूंगा, मैं अपनी गेम पे कंसंट्रेट करना चाहता हूं। तो ये जो है न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड के मैचेस हो रहे थे, और जो फर्स्ट टेस्ट हुआ है उसके अंदर इन्होंने जी जो बनाए हैं 115 नॉट आउट, उसकी वजह से इंग्लैंड जीता है। और रूट जो है 14th बैट्समैन है, और सेकंड जो है ब्रिटिश प्लेयर हैं हु हैज़ रीच 10,000 टेस्ट रन्स। तो ये इनकी 2600 थी, तो ये उसके ऊपर जी बड़े खुश हुए हैं। वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वीतेक जो कि सिर्फ अभी 21 ईयर्स की हैं, उन्होंने जनाब डिफीट किया है अमेरिकन टीनेजर, वो भी बड़ी छोटी सी हैं, कोको गॉफ जो कि 18 ईयर्स की हैं, उनको फ्रेंच ओपन में हराया है। और अपना ये सेकंड फ्रेंच ओपन जो है वो जीता है 3 साल के अंदर, एंड शी हैज़ बिकम नंबर 1। क्योंकि आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया की ऐश बार्टी जो थी उसने मार्च में अचानक से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। शी हैज़ वन 35 कंसेक्यूटिव मैचेस and she had the longest unbeaten streak since Venus Williams in 2000। और हमारी जी बच्चियां भी कुछ पीछे नहीं है। आपको पता ही है कि श्रीलंका के साथ जो हमारी क्रिकेट टीम लड़कियों की खेल रही थी यहाँ पे साउथ एंड क्लब में कराची में, तो 2-1 से जो हैं ये जीती हैं। और आखिरी मैच जो था वो श्रीलंका के लिए कंसोलेशन रहा, क्योंकि आखिरी मैच वो जीत गई। इनकी कैप्टन जो है चमारा का अथा पटाटू, उन्होंने जो है बड़ा ज़बरदस्त 101 रन्स बनाए 85 बॉल्स पे। बहरहाल पाकिस्तान जो है 2-1 से ये सीरीज़ जीता। और अब पाकिस्तान जो है आईसीसी की, यानी ये मैं बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आईसीसी की जो विमेंस चैम्पियनशिप 2022-25 का जो साइकिल है, अब उसके ऊपर अब ये इस वक्त टॉप पे बैठी है पाकिस्तान की विमेंस टीम। ठीक है जी। एंड एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट जी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम। इट अराइव टुडे एज ऑफ टुडे मंडे, यानी कि इट अराइव टुडे टू प्ले 3 ODIs, और ये 14 साल के बाद आए हैं जी इधर मुल्तान में ये पहुंचे हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में अब ये खेलेंगे, और यहाँ पे ये मैचेस जो हैं जून 8 से शुरू होंगे, 8, 10 एंड 12 को खेले जाएंगे। और वेस्ट इंडीज़ की टीम को लीड कर रहे हैं उनके स्किपर निकोलस पूरन। तो आज इनको यहाँ पे पाकिस्तान में वेलकम किया गया है। ऑल द बेस्ट। यस, ऑल द बेस्ट जी। जी 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 बिल्कुल। ये थी हमारी आज की खबरें।